हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप बच्चों के साथ एक और नई वीडियो शेयर कर रही हूँ और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। रीज़न इसके पीछे क्या है कि ये वो पेपर है जो कि हरियाणा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है और ये लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो पार्ट 2 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करता था उसका मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल दिया था और ये पार्ट 1 जो है ये रह गया था, तो इस पार्ट 1 को मैं आज कवर करने वाली हूँ। इसमें जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को ये कवर करेगा। तो पहले मैं आपको पूरा पेपर दिखा देती हूँ और उसके बाद हम जो है इसके सॉल्यूशंस को करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये इकोनॉमिक्स है पार्ट 1। तो ये पूरा पेपर आप एक बार देख लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो ये पेपर है, इसमें आपको पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा, जो आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। तो आप देखिए, ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स ईच हैं। मीन्स यहाँ पर टोटल 1 to 5 जो हैं ये सब क्या हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो मीन्स आपके पेपर में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क्स ईच रहेंगे और ये भी क्या है, ये भी 5 हैं नंबर में। तो 3 into 5 15 मार्क्स का ये हो गया। तो 10 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 15 मार्क्स के आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल ये 25 हो गया। अब बचे 15। तो जो 15 हैं वो आएंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस आएंगे, ये 5 मार्क्स ईच जो रहेगा, ये देखिए आप। और इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन है 5 नंबर के। तो इसमें आपको चॉइस भी मिलेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है और अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है उसको करना है। तो आइए मैं आपको सॉल्यूशंस करवा देती हूँ इस पूरे पेपर का। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा की व्याख्या कीजिए। दुर्लभता संबंधी परिभाषा मीन्स यहाँ स्कैरसिटी डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो स्कैरसिटी डेफिनेशन थी ये प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी थी 1932 में। एक आप ये बताएंगे इसमें, और नेक्स्ट थिंग क्या बताएंगे, बुक का जो नेम है ये एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो ये उन्होंने बुक लिखी थी 1932 में और इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो अर्थशास्त्र है वह क्या है, वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं, उनके बारे में ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर होता है उसकी स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहा था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, उदाहरण दें। तो गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, जो कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग कीमत बढ़ने पर भी बढ़ती है और कीमत घटने पर घटती है। तो मीन्स इनका जो कीमत प्रभाव होता है वो कैसा होता है, धनात्मक। मतलब यदि इन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तब भी इनकी मांग जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन इनकम बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक आय प्रभाव। तो ये वस्तुएं कौन सी होंगी, जैसे कि घटिया गुणवत्ता वाली वस्तुएं। तो नेचुरली यदि आय बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी की जो गुड्स हैं उनकी ओर शिफ्ट होंगे। तो यहाँ मैंने एग्जांपल्स भी दे दिए हैं, जैसे मोटे अनाज जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, डालडा घी, अगर प्योर घी से इसको कंपैरिजन करते हैं तो डालडा घी उस समय क्या बन जाएगा, गिफिन वस्तु बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सकल घरेलू उत्पाद से क्या अभिप्राय है। तो मीन्स सिंपली यहाँ पर हमसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो परिभाषा वो पूछी गई है। तो जीडीपी क्या होता है कि किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में, मीन्स विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, जो हमारी घरेलू सीमा है, डोमेस्टिक जो हमारी बाउंड्री है, उसमें जितने भी उत्पादक हैं उन सभी के द्वारा जितने भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उससे हम क्या बोल देते हैं, उनकी यदि हम बाज़ार कीमत का योग कर दे तो वो क्या कहलाएगा, जीडीपी। तो मीन्स हम ये भी कह सकते हैं पी इंटू क्यू। पी क्या है, वस्तुएं जितनी भी उत्पादित हुई हैं उनकी कीमत है, और क्यू क्या है, क्वांटिटी। तो ये क्या आ जाता है, जीडीपी। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, एकाधिकार बाजार की 2 विशेषताएं बताइए। तो मीन्स यहाँ पर जो मोनोपोली मार्केट है उसके 2 फीचर्स के बारे में पूछा गया है। तो मोनोपोली
मोनो मीन्स होता है सिंगल, पॉली मीन्स होता है राइट। तो ये तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि मोनोपोली मीन्स ऐसा बाजार जहाँ पर एक उत्पादक का या एक फर्म का या एक ग्रुप भी हो सकता है, वो जो सेलर्स हैं उनका ग्रुप हो सकता है, उनका अधिकार होता है बाजार पर। तो इसकी दो विशेषताएं क्या हो सकती हैं कि एकाधिकार बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, मीन्स वन सेलर। नेक्स्ट है कि एकाधिकार बाजार जिस वस्तु का उत्पादन या बिक्री करता है उसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता, मीन्स नो सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। तो मोनोपोली तभी एग्जिस्ट करेगी कि जब जो सब्सटीट्यूट्स हैं वो ना हो। तो मीन्स ये कॉमन सी दो फीचर आप लिख सकते हैं, वन सेलर एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। ये मोनोपोली मार्केट की जो दो फीचर्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बचत खाता व चालू खाता में क्या अंतर है, मीन्स सेविंग अकाउंट और दूसरा क्या पूछा है, करंट अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो सेविंग अकाउंट होता है वो सामान्य जनता में बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए होता है, मीन्स सेविंग्स जो है उसको मोटिवेट करने के लिए सेविंग अकाउंट जो होता है वो रखा जाता है। तो इसमें से क्या है, किसी भी समय रुपया जमा कराया जा सकता है, लेकिन जो रुपया निकलवाने की अवधि होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, और चेक द्वारा इसमें से हम पैसा निकलवा सकते हैं। लेकिन जो ये चालू खाता होता है इसमें किसी भी समय कितनी ही मात्रा में रकम जमा कराई जा सकती है और आवश्यकता अनुसार हम इसको निकलवा भी सकते हैं। और जो चालू खातों पर रखी जाने वाली राशि है उस पर सामान्यतः ब्याज नहीं दिया जाता। तो ये इनकी डेफिनेशन भी आ गई और इनके आपस में जो दो डिफरेंस हैं वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे विक्रय इकाइयाँ दी हुई हैं और औसत आय दी हुई है, और हमसे क्या पूछा गया, हमें ये कैलकुलेट करना है। एक तो कुल आय और एक सीमांत आय, मीन्स TR और MR, इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो TR कैसे कैलकुलेट होता है, यदि हम AR को Q से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास TR, मीन्स इन दोनों की यदि हम गुना कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल आय आ जाएगी। तो इस तरह 5 × 5, 6 × 4, 7 × 2, तो ये हमारे पास आ गई कुल आय। और सीमांत आय पूछी हुई है, तो सीमांत आय कैसे कैलकुलेट होगी, तो 25 में से ये 24 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आप कैलकुलेट करेंगे नहीं, क्योंकि विक्रय इकाइयाँ 4 से शुरू हो रही हैं। अगर ये 1 से शुरू होती तो हम यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन 4th इकाई की जो सीमांत आया है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ ब्लैंक लगा देना। फिर 25 - 4 हो गया तो ये आ गया 1। फिर 24 - 25 कर देंगे तो ये -1 आ गया। इसी तरह 14 - 24 कर देंगे तो ये -10 आ गया, क्योंकि जो सीमांत आया वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि संतुलन कीमत क्या होती है, ये कैसे निर्धारित होती है, मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में पूछा गया इस क्वेश्चन में। और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने अटेम्प्ट किया करना है। तो आप इसकी सिंपल डेफिनेशन दीजिए कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है। तो संतुलन कीमत मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति परस्पर बराबर हो जाती हैं। तो आप इतना ही लिखेंगे, सफिशिएंट है ये। मीन्स जहाँ पर D = S हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो ये होगी इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये जो है ये चीज़ें आप बेशक ना मेंशन करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डेफिनेशन दीजिए, ये छोटी सी इक्वेशन बताइए, D = S जो होती है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। उसके बाद आप टेबल बनाइएगा। टेबल में हमने क्या शो किया है, देखिए आप, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी शो हुई है, वस्तु की मांग जो हमने ले ली 100, 200, 300, 400 एंड 500। और ये सेंटर में हमने ले लिया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो हमने 50, 40, 30, 20, 10, ये सिंपल सा डाटा ले लिया। क्योंकि आप जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो वस्तु की कीमत होती है और मांग दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और जब कीमत कम होती है तो मांग क्या होती है, वो बढ़ती है। तो इस तरह से हमने दिखा देना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कीमत कम हो रही है
आप देख रहे हैं। तो कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन, मैंने ये एरो से दिखाया आपको। तो जब प्राइस 50 है तो मांग कितनी है, 100 यूनिट्स। जब प्राइस कम हो गई, 40 होगी, तो मांग क्या होगी, 200 यूनिट्स। तो इस तरह से जो कीमत है वो कम होती जा रही है, और यहाँ पर जो ये मांग है वो कैसी होती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं 100 से 200, 300, 400 इस तरह से हो रहा है। और जो पूर्ति होती है उसके साथ इन दोनों का आपस में कैसा संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो वही पॉजिटिव रिलेशन हमने यहाँ शो किया है। कीमत जैसे जैसे कम होती जाएगी, जो पूर्ति है वो भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो ये हमने सिंपल सा जो डाटा है वो लिया है, और इसी डाटा के बेस पर आप क्या करेंगे, डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है। आप यहाँ पर बिना डाटा के भी इस डायग्राम को बना सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ये हमने डी जो है ये मांग वक्र बना हुआ है, और एस क्या है, पूर्ति वक्र है। जो मांग वक्र है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ये आपको सब पता ही है, और जो पूर्ति वक्र होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। तो दोनों एक क्रॉस बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये ई बिंदु है, यहाँ पर ये दोनों कर्व जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो मीन्स ये कैसे सिचुएशन होगी, डी इक्वल्स एस हो गई। तो ई पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो है 30। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड है 300 यूनिट्स। आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। डायग्राम में इतना सब हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपल हमेशा हर एक डायग्राम के कुछ स्टेप्स होते हैं वो बनाया कीजिए। जैसे ओ एक्स एक्सिस पर लिख दीजिए कि मात्रा है, ओ वाई एक्सिस पर क्या है, कीमत है, और डी डी बता दीजिए मांग वक्र है, एस एस पूर्ति वक्र है, डी डी नेगेटिवली स्लोप्ड है, एस एस पॉजिटिवली स्लोप्ड है। फिर आप ई बिंदु के बारे में बता दीजिए कि ई क्या है, संतुलन बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है, डी इक्वल्स एस हो रहा है। तो ये आपने इतना एक्सप्लेन कर देना, 3 मार्क्स में मोर देन सफिशिएंट है। और डायग्राम को फिर भी समझ लेते हैं कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जिसको हमने शॉर्टेज लिखा है, वाई टू जेड पोर्शन। तो ये शॉर्टेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इस तरह से प्रोडक्ट की क्या है, शॉर्टेज हो गई। और ये जो पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है, इंडस्ट्री सरप्लस है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। तो इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री सरप्लस का पॉइंट बोल रहे हैं, या एरिया बोल रहे हैं, जो WX शो किया गया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, संतुलन कीमत क्या है और ये कैसे निर्धारित होती है। तो आपने डेफिनेशन देनी है और इक्वेशन बतानी है, डी इक्वल्स एस जो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। टेबल बना सकते हैं, और टेबल बेसिस पर डायग्राम बना दीजिए, और डायग्राम को बिल्कुल शॉर्ट में जो मैंने यहाँ बताया आपको एक्सप्लेन कर दीजिए। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपके सामने 8। तो 8 क्वेश्चन क्या है, मुद्रा के प्राथमिक या मुख्य कार्य बताइए। तो जो मनी होती है उसके मेन फंक्शंस 2 ही हैं, वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। तो जो मुद्रा है उसका पहला काम है विनिमय का माध्यम। तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है मुद्रा का वो क्या है, विनिमय का माध्यम। तो मीन्स एक व्यक्ति मुद्रा के बदले में अपनी वस्तु को बेचता है, और मुद्रा की सहायता से ही किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी वस्तु को, मतलब किसी वस्तु को खरीदता है। तो मीन्स ये क्या है, मुद्रा का विनिमय का माध्यम। मैंने ये आपको सारी चीज़ कुछ एक्स्ट्रा दिखाई है, क्योंकि यदि आप एक्स्ट्रा लर्न करना चाहते हैं यू कैन डू, अदरवाइज जो मैंने हाईलाइट किया है वो पोर्शन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्य का मापदंड। तो दूसरा काम क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू है। तो मीन्स मुद्रा क्या होती है, मुद्रा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई थी, जिसमें मूल्य की समान इकाई का अभाव रहता था, वो मुद्रा की सहायता से सोल्व हो गई। और मुद्रा जो है लेखे की इकाई के रूप में मूल्य का माप करती है, मीन्स यूनिट ऑफ अकाउंट का काम करती है। मीन्स हर वस्तु हर सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में आंका जा सकता है। तो ये आपका हो गया मुद्रा के प्राथमिक कार्य का क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समग्र मांग से क्या अभिप्राय है और इसके कौन से घटक हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कुल मांग भी बोलते हैं इसको, पेपर में कुल मांग ही कहा हुआ है इसे। तो समग्र मांग से क्या अभिप्राय है, इसके क्या घटक हैं। तो मैं आपको पहले तो एक सिंपल से इसकी इक्वेशन बता देती हूँ कि जो एडी होती है मीन्स समग्र मांग या कुल मांग, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है C+I+G+X-M। तो ये क्या है, हम जो एडी होती है उसको इस तरह से मेजर करते हैं। तो समग्र मांग, समस्त मांग या कुल मांग एडी होती क्या है। तो समग्र मांग से अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में एक अकाउंटिंग ईयर की अवधि में सभी वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग,
मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की गई है उसके योग को हम समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड कह देते हैं। अब इसके घटक कौन से हैं, ये मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया ये सब इसके घटक हैं। तो पहला क्या है, सी, तो मीन्स जिसको हम बोलते हैं घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको। तो हाउस होल्ड सेक्टर में कौन से लोग आ जाते हैं, हम लोग जो कंजम्पशन करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते, तो हम क्या है, कंज्यूमर्स हैं, तो हम घरेलू क्षेत्र में आ जाते हैं। तो अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए लोगों द्वारा राष्ट्रीय आय में से मुद्रा की जो राशि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च की जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उपभोग व्यय। तो मीन्स सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि घरेलू क्षेत्र के द्वारा, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो भी कंजम्पशन पर स्पेंड किया जाता है वो हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। और जो कंजम्पशन होता है वो फंक्शन होता है इनकम का। मीन्स यदि इनकम बढ़ती है तो सी भी बढ़ता है, और अगर इनकम कम होगी तो नेचुरली कंजम्पशन पर हमारा एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। और दूसरा घटक क्या है, दूसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। तो समग्र मांग का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या है, सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय। मीन्स गवर्नमेंट भी स्पेंड करती है, कई तरह के खर्चे करती है, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए खर्चे करती है, न्याय देने के लिए खर्चे करती है, जो बाहर के कंट्रीज़ या किसी भी तरह का कोई वॉर है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है। तो ये सब क्या आ जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो है जैसे निवेश। तो निवेश मीन्स इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, जैसे मशीनें होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, कारखाने हैं, इनकी वृद्धि करने पर जो खर्च किया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, निवेश। तो इस निवेश में जो है हम क्या शामिल कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में उद्यमी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से निवेश करते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के उद्देश्य से निवेश किया जाता है। आई होप आपको ये सिंपल लग रही होगी, लैंग्वेज क्लियर हो रहा होगा कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। और फोर्थ कंपोनेंट क्या है, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्स माइनस एम, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, दोनों का अंतर जो होता है उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो ये चौथा महत्वपूर्ण तत्व है जिसको शुद्ध निवेश भी शुद्ध निर्यात भी कहते हैं। तो किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुएं सेवाओं की विदेशी मांग का ये प्रतीक होता है। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एडी बढ़ती है, और यदि ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो एडी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि एक्सपोर्ट क्या शो करता है, हमारी अर्निंग्स को, इंपोर्ट शो करता है हमारे एक्सपेंडिचर्स को। तो इसीलिए जो समग्र निर्यात हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, समग्र आयात घटा देते हैं उसमें से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो ये चारों क्या हैं, एडी के कंपोनेंट्स हैं। अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है, भुगतान शेष भी बोलते हैं इसको, बीओपी को हिंदी में भुगतान शेष या भुगतान संतुलन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक देश द्वारा संसार के अन्य देशों के साथ किए गए आर्थिक व्यवहारों से संबंधित प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखांकन जो होता है उसको हम बोलते हैं भुगतान शेष। तो भुगतान शेष में क्या शामिल हो गई, प्राप्तियां और भुगतान, इन दोनों का जो लेखा जोखा होता है उसको हम कहते हैं बीओपी। और बीओपी में क्या शामिल है, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफर्स, इनको हम शामिल करते हैं। तो विजिबल आइटम्स में तो क्या हो गया, भौतिक वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो मीन्स इसमें क्या आ गया, वस्तुओं का आयात निर्यात। और जो इनविजिबल आइटम्स है उसमें हम क्या शामिल करते हैं, सेवाओं को। तो एक देश के द्वारा जो भी विभिन्न देशों के साथ सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है उसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं। और कैपिटल ट्रांसफर्स में क्या आ जाता है, इसके अंतर्गत आता है पूंजी व्यवहार, जैसे मतलब पूंजी का जो भी लेन देन होता है उसको हम इसमें शामिल करते हैं, जैसे कि एक देश द्वारा किसी दूसरे देश में किया गया निवेश। और जो बीओपी है उसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों क्या है, अनबैलेंस्ड बीओपी को शो करती हैं। तो मीन्स
भुगतान शेष क्या हो गया या भुगतान संतुलन क्या हो गया कि निश्चित अवधि में किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन का ये लेखा जोखा होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, मांग वक्र क्या है और मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों झुका हुआ होता है। मीन्स डिमांड कर्व क्या है, वाइट स्लोप्स नेगेटिवली, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डिफाइन डिमांड कर्व एंड वाई लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज, ये भी हो सकता है ये क्वेश्चन। तो डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व मीन्स मांग वक्र, जो डिमांड शेड्यूल होती है उसका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण होता है। और मांग वक्र किसी दिए हुए समय में मांग के अन्य निर्धारक तत्वों के स्थिर रहने की दशा में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों एवं मांगी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करता है। अब इसका ढलान ऋणात्मक क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। और आपको पता ही है कि मांग वक्र हम कई बार ड्रॉ भी कर चुके हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्राइस ले लेते हैं OY अक्ष पर और यहाँ पर हम मात्रा ले लेते हैं। और मांग वक्र होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। क्यों, क्योंकि ये शो करता है कि यदि कीमत OP है तो मांग OQ है, यदि प्राइस कम हो गई तो मांग क्या हो गई, पहले से इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से इन दोनों में आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है यदि ये अन्य निर्धारक तत्व स्थिर रहे तो इसी को हम आगे देखते हैं क्यों ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। तो इसके मैं कुछ रीजंस आपको करवा रही हूँ, जो हाईलाइट करूँगी वो आप ज़रूर कर लेना। आप पूरा करना चाहें तो आप पूरा भी पॉइंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है, ह्रासमान सीमांत उपयोग। तो पहला इसमें क्या है, पहला है लॉ ऑफ DMU। तो लॉ ऑफ DMU के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या स्टेट करता है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी विशेष वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। क्योंकि यूटिलिटी किसका फंक्शन है, एस का। यहाँ एस की जगह आप क्यू भी लिख सकते हैं, मतलब जितनी मात्रा होगी ज़्यादा तो यूटिलिटी उसका फंक्शन होगी। मात्रा जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही क्या है, सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। और उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदता है, जहाँ वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो जब वो ज़्यादा इकाइयाँ खरीद रहा है, MU गिर रही है, तो वो ज़्यादा इकाइयाँ कब खरीदेगा, जब कीमत भी गिरने लग जाए। कीमत कम होने पर ही वो वस्तु की और इकाइयाँ खरीदेगा, क्योंकि उसकी जो उपयोगिता है वो गिरती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट में हम क्या बात करते हैं यहाँ पर कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता की वास्तविक आय पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या बोल देते हैं, आय प्रभाव। तो जब कीमत किसी वस्तु की बढ़ती है तो जो उपभोक्ता है उसकी रियल इनकम कम हो जाती है। मतलब रियल इनकम किसको शो करती है, उसकी परचेजिंग पावर को। तो अगर कीमत कम होगी तो ROI बढ़ जाएगी, रियल इनकम बढ़ जाएगी। मतलब पहले जितनी यूनिट्स खरीद रहा था अब उपभोक्ता ज़्यादा यूनिट्स खरीद पाएगा। लेकिन यदि ये सिचुएशन आ जाए तो पहले से कम यूनिट्स उपभोक्ता जो है वो खरीद सकता है। तो इसे हम कह देते हैं आय प्रभाव। नेक्स्ट इसमें और भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, स्थानापन्न प्रभाव मीन्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, दो वस्तुओं की रिलेटिव प्राइस के बारे में, उनमें होने वाले परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे यहाँ चाय और कॉफ़ी बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो जब कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, उसके स्थान पर चाय की अधिक मात्रा खरीदेंगे। तो ये क्या हो गया, ये प्रतिस्थापन प्रभाव हो गया कि एक प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का नाम देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, कम कीमत वाली वस्तु की अधिक मांग और अधिक कीमत वाली वस्तु की कम मांग की जाती है। इसलिए मांग वक्र क्या है, डिमांड का नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट यूजेस मीन्स विभिन्न प्रयोग, कि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके कई प्रयोग होते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की कीमत गिरने पर उनकी मांग अधिक होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसका बेस्ट एग्जांपल है कि इसकी जो पर यूनिट प्राइस यदि कम हो जाए तो लोग क्या करेंगे, इसका कुछ ऐसे यूजेस में प्रयोग करना शुरू कर देंगे जो पहले नहीं कर रहे थे। जैसे ये इसके सब यूजेस मेंशन यहाँ मैंने किए हुए हैं। तो इस तरह से अगर पर यूनिट प्राइस गिरेगी तो मांग बढ़ेगी। और इससे ऑपोजिट भी हैपन होगा कि यदि प्रति इकाई जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका
मेन यूजेस के लिए प्रयोग करेंगे तो उसके यूजेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है बाजार में नए उपभोक्ताओं का प्रवेश। तो जब किसी वस्तु की प्राइस गिरती है तो क्या होगा, जो नए उपभोक्ता हैं वो भी उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, जो पहले उस चीज़ को नहीं खरीद रहे थे वो भी उसको खरीदना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब जो मांग वक्र के नेगेटिवली स्लोप्ड होने के पीछे सभी रीजंस हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 था, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 5 मार्क्स में आपको ये सारा अटेम्प्ट करना है, इवन डिमांड का ड्रॉ करके दिखाना जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। और इसी के ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में वो क्या है, वो देखिए ये है, मांग की कीमत लोच को मापने की प्रतिशत या अनुपातिक विधि। तो भी ये भी क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि ओवर में अथवा में दिया हुआ है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि जो प्रोपोर्शनेट मेथड है, परसेंटेज मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का, उसके बारे में पूछा गया। तो पहले आप इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि मांग की लोच को मापने की इस विधि को फ्लेक्स विधि भी कहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर फ्लक्स ने इसको दिया था, इस वजह से इसको ये मेथड भी कहा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ईडी इक्वल्स नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि कीमत और मांग में नेगेटिव रिलेशन होता है व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को भाग कर देते हैं हम कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मांग में परिवर्तन कैसे मेजर होगा, Q1 माइनस Q कर देंगे डिवाइडेड बाय आरंभिक मांग। इसी तरह कीमत का जो चेंज है, परसेंटेज चेंज, अनुपातिक परिवर्तन, वो हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो Q है वो क्या है, ये Q यहाँ मेंशन किया हुआ है। Q होती है आरंभिक मांग, P होती है आरंभिक कीमत, और जो यहाँ Q1 लिखा हुआ है वो क्या है, वो है न्यू डिमांड, और P1 क्या है, न्यू प्राइस है ये। तो इन दोनों का जो आपस का अंतर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम कह देते हैं चेंज इन Q। इन दोनों का आपस का अंतर चेंज इन Q है, इनका आपस का अंतर चेंज इन P है। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। आगे आप देखिए इसको, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सिंपली इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। मीन्स फॉर्मूला क्या बन गया, चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q, और यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का फॉर्मूला है। यहाँ मेंशन भी है, चेंज इन Q है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन P है कीमत में होने वाला परिवर्तन, Q आरंभिक मांग है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और P आरंभिक कीमत है। तो Q1 माइनस Q किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, और P1 माइनस P किया तो ये आ जाएगा हमारे पास, और P और Q तो इनिशियली आपको दिए हुए होंगे, तो ये P बाय Q हो गया। तो ये आपका हो गया प्रोपोर्शनेट मेथड पूरा का पूरा। इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल देना चाहें वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसके बारे में आप श्योर हो कि आप कैलकुलेशन करके और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बता सकते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्क के संतुलन की सीमांत विधि द्वारा व्याख्या कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही है ये। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले हमसे पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन पूछा गया है, तो आप उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लर्न करके रखिए और वो दे दीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की ऐसी स्थिति है जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत सारे क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। तो समरूप वस्तु, बहुत सारे विक्रेता, बहुत सारे क्रेता, और वस्तु की कीमत क्या है, उद्योग के द्वारा तय की जाती है। इतना आप लिख देंगे तो ये क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मेंशन की हैं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मैं हाईलाइटेड बता रही हूँ वो आपने ज़रूर लिखना है। अब है कि हमसे पूछा गया नेक्स्ट, अल्पकाल में फर्क के संतुलन के सीमांत विधि द्वारा व्याख्या कीजिए। तो हमसे पूछा गया है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मेथड के बारे में। तो हम ये डेफिनेशन लिखने के बाद सीधा ये चीज़ मेंशन करेंगे और
जो विधि है उसके बारे में बात करेंगे कि एक फर्म के संतुलन की स्थिति को सीमांत आगम सीमांत लागत विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो सीमांत आगम जो होता है वो क्या होती है, उसकी परिभाषा दे दीजिए। परिभाषा मैंने यहाँ दी हुई है। एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम, कुल आय में जो अंतर आता है उसको सीमांत आगम कहते हैं। और सीमांत लागत क्या होती है, ये इसकी परिभाषा दे दीजिए कि उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। तो ये आपकी हो जाएंगी MR और MC की परिभाषा हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और उसके बाद आपने जो मेंशन करना है वो मैं आपको इसकी जो सीधा कंडीशंस की तरफ लेके चलती हूँ। आप वो कंडीशंस मेंशन करेंगे, ये देखिए। फिर आप आ जाएंगे संतुलन की स्थितियों पर। तो पहली संतुलन की स्थिति क्या है कि सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो, मतलब ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए, तभी फर्म संतुलन में होगी। तो ये मैंने यहाँ पर क्या मेंशन की है, ऊपर जो डिटेल है वो आप छोड़ सकते हैं, ये लिख सकते हैं संतुलन की स्थितियाँ, मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं ये एक फर्म के लिए, तो उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो, और सीमांत लागत जो है उसका ढलान कैसा हो, ऋणात्मक धनात्मक हो, सॉरी। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो MC कर्व होता है वो MR कर्व को नीचे से काटे। तो ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों संतुलन की स्थितियाँ ज़रूर लिखनी है। तो परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन, MR MC की डेफिनेशन, संतुलन की स्थितियाँ, और उसके बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब इस डायग्राम को समझ लीजिए, इसमें क्या है, इसमें यहाँ उत्पादन दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है, हमने आय और लागत दोनों शो की हैं। और परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो ये जो कर्व बना हुआ है RR, ये क्या है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी है। और MC U शेप होता है जैसा कि यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, और ये 2 पॉइंट्स पर, एक तो L पर और एक E पर कट कर रहा है। लेकिन L पर फर्स्ट कंडीशन तो हो रही है सेटिस्फाई, दूसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन जो ये पॉइंट है इस पर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये जैसे यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, MR = MC दोनों पॉइंट पर है, लेकिन दूसरी कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई हो रही है इस संतुलन बिंदु पर। तो ये संतुलन का बिंदु रहेगा। तो ये है आपकी, ये सब चीज़ें मेंशन की हुई हैं, आप रीड तो कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम में आपको ये सजेस्ट करूँगी अपने वे में एक्सप्लेन कीजिए। जैसे OX अक्ष पर उत्पादन, OY अक्ष पर आगम और लागत, जो RR वक्र है वो औसत आय सीमांत आय वक्र है, MC सीमांत लागत वक्र है। ये 2 पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, जो यहाँ पर आपको L और E मेंशन किए हुए हैं। लेकिन संतुलन बिंदु E है क्योंकि वहाँ पर ये दोनों जो स्थितियाँ सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12th क्वेश्चन क्या है कि एक खिलौने की कीमत ₹4 है। तो मीन्स हमें दिया हुआ है, ये P दी हुई है ₹4। तो उत्पादक 8 खिलौने प्रतिदिन पूर्ति करता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, Q आ गई। यदि खिलौने की कीमत ₹5 प्रति खिलौना हो जाती है तो ये जो 5 है ये है P1। तो उत्पादक 10 खिलौने बेचने को तैयार है, तो ये हमारे पास आ गई Q1। अब यदि हम P1 - P कर देते हैं, मीन्स P1 - P, तो ये वैल्यू क्या आएगी, P1 है 5 और P है 4, तो ये आ गया 1। और इसी तरह Q1 - Q कर देंगे, तो ये है 10 - 8, तो ये आ गया 2। तो ये हमारे पास चेंज इन P आ गया और ये चेंज इन Q आ गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम कैसे मेजर करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ES इक्वल होता है चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो अपने आप आ ही जाएगी। तो चेंज इन Q हमारे पास क्या था, 2, और चेंज इन P है 1। इसी तरह P हमारे पास है 4 और Q हमारे पास है 8। तो इसको बस डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ES = 1। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इक्वल टू। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सेट का लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और इसके अथवा में भी क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। एक्सपेंडिचर मेथड पूछा गया है।
हमसे यहाँ पर कि नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको जो मापने की सावधानी है वो भी करवाऊंगी। तो व्यय विधि क्या होती है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, जिसको उपभोग निवेश विधि भी बोलते हैं और साथ ही इसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें आप बताएंगे। तो फिर बताएंगे कि इस विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था के अंतिम व्ययों का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये चीज़ आप बता देंगे। उसके बाद आप सीधा कहाँ आ जाएंगे, स्टेप्स पर आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि जो अंतिम व्यय करने वाली मीन्स फाइनल एक्सपेंडिचर करने वाली इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, उनकी सबसे पहले हमें पहचान करनी है। और वो यूनिट्स कौन सी हैं, एक तो उसमें है परिवार क्षेत्र मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर, फिर है प्रोड्यूसर सेक्टर, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर और उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, फोर्थ इसमें क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, जितनी भी एक्सपेंडिचर करने वाली यूनिट्स हैं हम उनको उनकी पहचान करेंगे। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा, जो फाइनल एक्सपेंडिचर उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, मींस जो व्यय उपभोग पर हुआ है या निवेश पर हुआ है, तो मीन्स उसमें क्या आ जाएगा, निजी अंतिम उपभोग व्यय मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके साथ ही जो ग्रोस हम कह सकते हैं अचल पूंजी निर्माण जो जिसको हम कहते हैं, तो मीन्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इसमें आ जाएगा। इसी तरह स्टॉक आ जाएगा और मूल्यवान वस्तुओं का जो निवल अर्जन है और साथ ही नेट एक्सपोर्ट्स। थर्ड स्टेप इसमें आ जाएगा अंतिम व्यय मीन्स फाइनल एक्सपेंडिचर की हमने जो है गणना करनी है। वो गणना होती है एक तो सकल बिक्री मूल्य के बेसिस पर, होलसेल प्राइस भी जिसको बोलते हैं, और फुटकर कीमतें या परचून कीमतें जिनको बोलते हैं, उन दोनों के बेसिस पर। तो मीन्स जीडीपी एट एमपी, एक तरह से यदि हम सिंपली बोलूँ तो पी इंटू क्यू कर देंगे तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल है, आपको जस्ट स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। तो इसमें आप देखिए फोर्थ स्टेप हम क्या करेंगे कि जो हमें विदेशों से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFI जो है वो प्राप्त हुआ है, उसके बारे में हम गणना करेंगे। तो इससे क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी में जो हमने कैलकुलेट किया उसमें ये जोड़ देंगे, जीडीपी एट एमपी में NFI जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GNP एट एमपी आ जाएगा। इसको नेट में कन्वर्ट करना है तो घिसावट व्यय हम इसमें से माइनस कर देंगे। FC पर यदि हमें NNP एट FC कैलकुलेट करना है तो ये भी इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में नेशनल इनकम ही होती है। तो मीन्स फिफ्थ स्टेप हमारा यही है कि हम जो कारक लागत पर राष्ट्रीय ज्ञात करने के लिए मीन्स NNP एट FC ज्ञात करने के लिए हम जो घिसावट व्यय है मीन्स डेप्रिसिएशन कॉस्ट और जो NIT है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको माइनस कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा व्यय विधि हो जाएगी। अब व्यय विधि के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी एक बार देख लेते हैं। सावधानियां पूछी हो तभी आप मेंशन करना, अदरवाइज जो पूछा उतना ही लिखिएगा। तो सबसे पहली सावधानी तो क्या है कि पुरानी वस्तुओं की बिक्री पर जो व्यय होता है उसको शामिल नहीं करेंगे। ऋण पत्र बॉन्ड्स इन पर जो व्यय होता है उसको भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं। हस्तांतरण भुगतान इसमें शामिल नहीं होंगे, ये एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इस तरह इंटरमीडिएटरी गुड्स या यार्ड निर्मित वस्तुएं सेवाएं उन पर होने वाले व्यय को भी इस क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। और साथ ही हमें क्या ध्यान रखना है कि व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय की गणना बाजार कीमत पर की जाती है, जीडीपी एट एमपी बोलते हैं इसको। तो यदि हमें NNP एट FC ज्ञात करना है, ये लिखा हुआ है जो यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, NNP एट MP में से NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स से माइनस कर देंगे। तो ये आपकी पूरी व्यय विधि हो गई। अब इसी में लास्ट क्वेश्चन जो है अथवा में जो दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है यहाँ हमसे पूछा गया है GDP एट MP। तो GDP एट MP एक तो ये क्या है, मार्केट प्राइस पर हमें ज्ञात करना है, और दूसरा इसमें क्या है कि ये ग्रोस कंसेप्ट हो गया, फिर और क्या है, डोमेस्टिक कंसेप्ट हो गया। तो डोमेस्टिक कंसेप्ट तो लास्ट तो वैसे ही इसमें ऐड नहीं होगा, और यदि हम MP की बात करें तो ये ऐड होगा, साथ ही और क्या ऐड होगा, ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू
हाँ ग्रॉस कंसेप्ट है तो फोर्थ वैल्यू भी ऐड होगी। इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगी। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया यहाँ तो हो गया 70, तो ये आ गया, और 7 9 14 और ये 15। तो ये आपका आंसर है।